हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, काइनेमेटिक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध गतिकी। एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक्स ग्रुप के एस्पिरेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक काइनेमेटिक्स और उसके 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि ये सुपर 30 सीरीज़ है। इसमें हम फिज़िक्स के हर टॉपिक के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक शुद्ध गतिकी काइनेमेटिक्स। उससे पहले अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं एयरफोर्स एक्स ग्रुप सुपर 30 सीरीज़ के, जिसमें मैंने आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट भौतिक जगत एवं मापन के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पर मैंने उनके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आपको उससे काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस उसमें एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस भी दी थी, तो उनका सॉल्यूशन मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी और उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। 3 फोर्सेस F1 वेक्टर I कैप 2 प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप, F2 वेक्टर माइनस 2I कैप प्लस 5J कैप प्लस K कैप एंड F3 वेक्टर वर्किंग ऑन अ बॉडी सच अ वे दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, द मैग्नीट्यूड ऑफ F3 वेक्टर इज। वस्तु पर 3 बल लग रहे हैं F1, F2 और F3, जिसमें F1 और F2 की आपको वैल्यू दे रखी है और इस पर एक वस्तु पर कार्य कर रहे हैं और वो साम्यावस्था में है। साम्यावस्था में है मतलब इक्विलिब्रियम में है। तो आपको F3 का परिमाण निकालना है, F3 का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। तो देखिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं हम। अगर आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को और फिर मुझसे आप इसका आंसर मिलाइएगा। तो हम इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई F1, F2, F3 ये 3 फोर्सेस एक बॉडी पर वर्क कर रहे हैं और ये ऐसे हैं कि वस्तु जो है वो साम्यावस्था में है, मतलब कि वस्तु इक्विलिब्रियम में है। तो अगर वस्तु इक्विलिब्रियम में होती है, साम्यावस्था में होती है, यही क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए कि इस प्रकार कार्य कर रहे हैं कि वस्तु साम्यावस्था में है। वर्किंग ऑन अ बॉडी सच अ वे दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। वस्तु अगर साम्यावस्था में होती है, यानी कि वो तीनों फोर्सेस का जो सम है, वेक्टर सम है, वो ज़ीरो होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है। जब इक्विलिब्रियम होता है तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। ये किस कंडीशन है? इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि साम्यावस्था में। साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होता है? ऑल फोर्सेस का वेक्टर। अगर मान लो बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे लगते हैं और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में रहती है तो इसका मतलब कि सभी फोर्सेस का जो नेट वेक्टर सम होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ देखिए, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। अब आपको यहाँ पर F1, F2 की वैल्यू दे दी है और F3 आपसे पूछा गया है, और F3 का आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। उसको हम कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, एक त्रिविमीय आयाम में आपको पता होता है 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स वाई जेड। और अगर आप उसको एक्सिस में देखें तो हम देख सकते हैं, ये देखिए वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस। यहाँ पर हम देखते हैं एक्स एक्सिस में जो इकाई सदिश होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस में इकाई सदिश जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे कैप होता है, एंड जेड एक्सिस में जो इकाई सदिश होता है, यूनिट वेक्टर होता है, वो के कैप होता है। तो अगर हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं तो उस पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर वेक्टर से। और आर वेक्टर की वैल्यू क्या होती है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। ओके, आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कर देते हैं। तो देखिए, बहुत इजी फॉर्मूला है। आपको किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो आप क्या करिए? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट कर लीजिए, उनका सम कर दीजिए। तो ये क्या हो जाता है? रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो जाता है किसी भी वेक्टर का।
तो हमें क्या चाहिए, F3 का मैग्नीट्यूड चाहिए, F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, 0 है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, F1 की वैल्यू रख देनी है। तो F1 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, F1 की वैल्यू आपको दे रखी है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और F2 की वैल्यू दे रखी है -2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। ओके, तो यहाँ रखते हैं वैल्यू। तो मैं सबसे पहले F1 की रखूँगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ओके, उसके बाद ये ब्रैकेट में रख दी मैंने वैल्यू। उसके बाद प्लस F2 वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस का 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, और प्लस में कौन है आपका, प्लस में है आपका, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस में है आपका F3 वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये तीनों का सम क्या है, 0। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, और F3 तो पड़ा ही है। तीनों का सम किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप क्या करो, सबसे पहले इनका सम कर देते हैं। तो आई कैप और माइनस का 2i कैप क्या होगा, माइनस का आई कैप, तो माइनस का आई कैप। उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं 2j कैप और 5j कैप कितना होगा, 7j कैप, तो यहाँ लिख देंगे 7j कैप, प्लस यहाँ पर क्या दे रखा है, 3k कैप और k कैप, यानी कि 4k कैप हो गए आपके, और प्लस में कौन है आपका, F3 वेक्टर है इक्वल्स टू 0 है। अब ये पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 0 की तरफ ले जाइए। तो F3 वेक्टर कितना आ जाएगा आपका, F3 वेक्टर आ जाएगा आपका, देखिए आई कैप हो जाएगा प्लस का, 7j कैप हो जाएगा माइनस का, 4k कैप हो जाएगा माइनस का। ओके, इक्वेशन को ले जाना तो आता है ना आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, साइन चेंज कर देना। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो बस। तो F3 वेक्टर का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अंडर रूट कर लीजिए, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का यहाँ पर माइनस का 7 है, वैसे -7 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में है। उसी तरह के कैप भी 4 है, माइनस का 4 है, उसका स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर आ गया। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, सभी को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, √66। √66 किसकी वैल्यू आ गई, F3 की वैल्यू आ गई। F3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी F3 की वैल्यू √66 न्यूटन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, √66, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी, 11th क्लास का एक बेसिक क्वेश्चन था ये। वेक्टर वाला साम्यावस्था में है, वेक्टर्स का आपको सम कर देना है और इक्वेशन बना लेनी है F3 वेक्टर की, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड लेना बहुत आसान है, अंडर रूट में x² y² प्लस z²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम अपने। देखिए ये भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। इफ डिस्प्लेसमेंट बाय फोर्स F वेक्टर एज dr वेक्टर, F वेक्टर फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट है वो dr वेक्टर है, वो दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है। F वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और dr वेक्टर आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। देन वर्क डन इज, तो आपको कार्य निकालना है, बल का विस्थापन दे रखा है और उसका कार्य निकालना है। बल का आपको इक्वेशन दे रखी है, F वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, एंड विस्थापन सदिश भी आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो आपको कार्य निकालना है। कार्य क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी को हम वर्क कहते हैं। वर्क डन क्या होता है, वर्क एक अदिश राशि है, इसमें वेक्टर नहीं लगता है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या होती है, F वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम W को खोलेंगे तो क्या आएगा, देखिए F dr cos थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा आता है। ये तो आपको पता ही होगा ना, ये बेसिक है। बेसिक देख लीजिए कि अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ए बी यानी कि ए और बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आ जाता है, cos थीटा। अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उसके साथ क्या आता है, साइन थीटा आता है। बस ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या लगा है, F dr cos थीटा लगता है, पर हमें ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करना है, हम सिर्फ ये वाला ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे डॉट प्रोडक्ट वाला, क्योंकि यहाँ वेक्टर में दे रखा है आपको। तो यहाँ W हमें निकालना है, वर्क हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि F वेक्टर डॉट dr वेक्टर ही कर देंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि वेक्टर की आपको क्या दे रखी है, F वेक्टर और dr वेक्टर का आपको
इक्वेशंस दे रखी हैं, उनकी समीकरणें दे रखी हैं, तो आपको वहाँ पर उनकी वैल्यू रख दी, ठीक है। उनका वेक्टर फॉर्म में जो इक्वेशन है वो आपको दे रखी है। तो एफ वेक्टर की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, ये एफ वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये एफ वेक्टर है। उसी तरह डी आर वैक्टर हमारा आपको दे रखा है 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ओके, अब इसका क्या करना है, आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है। तो बहुत ही ईजी है डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करना। आपको बस 2 को 5 से कर देना है तो 10 हो जाएगा, 3 को 2 से कर देना है तो 6 हो जाएगा, 4 को 4 से करोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा। -4 × 4 16 माइनस का, दोनों का सम कर दो, कितना आ गया 0 जूल वर्क हुआ है। कितना कार्य हुआ है 0 जूल, यानी कुछ कार्य हुआ ही नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं डॉट प्रोडक्ट का। आपको पता है किसी भी दो वेक्टर्स का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर आपको डॉट प्रोडक्ट में यानी स्केलर प्रोडक्ट में यानी अदिश गुणनफल में आपको क्या बात याद रखनी है कि एक समान सदिशों का, जैसे i डॉट i होता है, j डॉट j होता है, उसी तरह k डॉट k होता है, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 रहता है। ये आपको बात याद रखनी है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। आपको पता है कि त्रिविमीय आयाम में 3 डायमेंशनल स्पेस में ये आपका i कैप है, ये आपका j कैप है, ये आपका k कैप है। तो i कैप का i कैप के साथ एंगल 0 डिग्री होता है, j कैप का j कैप के साथ एंगल 0 डिग्री होता है और k कैप का k कैप के साथ भी 0 डिग्री होता है। इस कंडीशन पे cos 0 1 होने के कारण यहाँ पर i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 होते हैं। उसी तरह अगर अलग अलग वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो, जैसे i डॉट j कर देते हो आप, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि i और j के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो अगर आप i डॉट j करते हो या j डॉट k करते हो तो भी 0 आएगा, अगर आप k डॉट i करते हो तो भी 0 आएगा। पर अगर आप i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k करोगे तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे। डॉट प्रोडक्ट कर लिया, 2 5 10, i डॉट i 1 होता है ना, तो i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ करना होता है और आप बस उसका आंसर दे दीजिए। तो 2 5 10, 2 3 2 6 एंड 4 4 16, 10 + 6 16 हो गए, 16 में 16 गए, कितना हो गया 0 जूल इज द आंसर। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 0 जूल। यानी कुछ कार्य नहीं हुआ है। और कार्य कब नहीं होता, जब दोनों वेक्टर्स यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। अगर आप किसी बॉडी पर 90 डिग्री पर फोर्स लगाते हो तो जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, लाइन ऑफ एक्शन के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है फोर्स का, तो cos 90 0 होने के कारण वर्क डन भी 0 होता है। तो सेकंड क्वेश्चन भी हो गया आपका कंप्लीट। होप कि आपको समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। If vectors a vector and b vector represents two corresponding sides of the triangle, then area of triangle is, area आपको निकालना है। सदिश a वेक्टर और b वेक्टर आपको दे रखे हैं और ये दो संगत भुजाओं को निरूपित करते हैं। किसको निरूपित करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। एक त्रिभुज की दो भुजाओं को ये निरूपित कर रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता करना है। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आपको बस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आना चाहिए। वैसे तो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है। तो एरिया वेक्टर आपका क्या होता है, ध्यान रखिए, ट्राइंगल किसका कर रहे हैं अपन, ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि जो दो भुजाएं होती हैं आपकी, उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेके हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये एरिया वेक्टर का फॉर्मूला बनता है, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस गुणन का परिणाम, यानी कि उनके जो सदिश गुणन है उसका परिमाण आपका क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉर्मूला आपके सामने है। ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही निकाल लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है देखते हैं। ए वेक्टर आपको लिखा हुआ है भाई कि i प्लस जे प्लस के ही है ना, i प्लस जे प्लस के। ओके, एक बार क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं दोबारा। i प्लस जे प्लस के और बी वेक्टर 3i कैप है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस करना है किसके साथ, 3i कैप के साथ।
अब देखो कैसे होता है, आपको पता है आई और आई का क्रॉस गुणन 0 होता है। देखो क्रॉस गुणन 0 होता है, एक बार फिर से बेसिक समझा देते हैं आपको। डॉट का मैंने बेसिक समझा दिया, क्रॉस का भी समझ लो। जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना तो ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब क्या होते हैं, ये सब ज़ीरो होते हैं। जबकि आई डॉट जे, ठीक है, अगर आप आई डॉट जे करते हो तो वो किसके बराबर होता है, के कैप के बराबर होता है। आई डॉट जे करते हैं ना तो के कैप के बराबर होता है। जे डॉट के करते हैं, जे डॉट के करते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया, मुझे क्या लगाना था, क्रॉस लगाना था। आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस जे, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है, के कैप होता है। डॉट तो आई डॉट जे का डॉट क्या होता है, जीरो होता है ना, आई डॉट जे का डॉट, आई डॉट जे तो जीरो होता है, पर यहाँ पर क्रॉस की बात हो रही है तो आई क्रॉस जे के कैप के बराबर होता है। उसी तरह अगर आप जे क्रॉस के करते हो, जे क्रॉस के, तो वो किसके बराबर होता है, आई कैप के बराबर होता है। और अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करते हो तो वो जे कैप के बराबर होता है। आपको बस सीरीज़ याद रखनी है, आई जे के, आई जे के, आई जे के सीरीज़ याद रखिए बस। आई डॉट जे किसके बराबर होगा, के, ठीक है, आई डॉट जे के बराबर होगा। जे डॉट के किसके बराबर होगा, फिर से आई आ जाएगा ना, देखो आई जे के आई, दोबारा आई आ गया, तो जे डॉट के भी क्या हो गया, आई के बराबर। उसी तरह के डॉट आई करोगे तो आई जे के, तो यहाँ पर क्या आएगा, जे दोबारा आ जाएगा, है ना। तो आई के डॉट आई भी कितना होगा, के डॉट आई जे के बराबर होगा। फिर आई जे के, यहाँ पर के दोबारा लिया हो तो देख लिए जे डॉट जे क्रॉस के क्या हो रहा है, आई कैप के बराबर हो रहा है। तो ये आपको सीरीज़ याद रखनी है, आई जे के। तो देखो आई क्रॉस जे करते हो, आई क्रॉस जे करते हो तो वो के कैप के बराबर होता है। जे क्रॉस के करोगे तो वो आई कैप के बराबर होगा, और के कैप क्रॉस आई कैप करोगे तो वो जे कैप के बराबर होगा। इसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर आपका आई कैप होता है, यहाँ आपका जे कैप होता है, यहाँ आपका के कैप होता है। तो आपको बस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करना है। आई क्रॉस जे के बराबर, जे क्रॉस के आई के बराबर, और के क्रॉस आई जे के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सीरीज़ याद रखनी है। तो ये बहुत इजी है और आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है आपके। तो के कैप क्रॉस आई कैप क्या हो गया आपका, जे कैप हो गया। उसी तरह यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन पे, आई क्रॉस हमें आई करना है, तो आई क्रॉस आई तो ज़ीरो होता है ना, तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर ज़ीरो लिख देंगे। तो यहाँ पर हम ज़ीरो लिख देते हैं, आई क्रॉस आई तो ज़ीरो होता है, प्लस जे क्रॉस आई, अभी आपने किया जे क्रॉस आई, देखो उल्टा हो गया। आपको पता है आई क्रॉस जे, यहाँ पर देख सकते हैं आई क्रॉस जे के कैप होता है ना, तो जे क्रॉस आई क्या होगा, उल्टा हो गया तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इसका उल्टा कर देते हो, यानी कि आई क्रॉस जे का जे क्रॉस आई कर देते हो, इसको भी मैं लिख देता हूँ कि आई क्रॉस जे का अगर आप जे क्रॉस आई कर देते हो तो वो माइनस ऑफ के कैप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जे क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे कर दो, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ले लो के क्रॉस जे, तो वो माइनस ऑफ आई कैप हो जाएगा। इस तरह आपको याद रखना है, यानी कि उल्टा कर देने पर माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जे क्रॉस आई हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस ऑफ थ्री कैप हो जाएगा, माइनस ऑफ थ्री के कैप हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि थ्री तो साथ में है ही, जे क्रॉस आई कर रहे हैं तो माइनस ऑफ के। अब यहाँ पर के क्रॉस आई है तो के क्रॉस आई तो जे के बराबर ही होता है, तो थ्री जे कैप ये आ गया। तो ये तो हो गया ज़ीरो आई कैप प्लस माइनस का थ्री के कैप, और प्लस का यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ प्लस नहीं लगाया, प्लस का थ्री आई कैप, थ्री जे कैप। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा से अच्छी तरह। तो इक्वेशन आपकी क्या बनी है, कौन, ये क्या था हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर था, क्या आया, ज़ीरो आई कैप, यहाँ पर माइनस लगेगा, ज़ीरो आई कैप माइनस का थ्री के कैप प्लस का थ्री जे कैप, ये इक्वेशन आई है। और अगर आप जे कैप को पहले अगर आई जे के हिसाब से चलते हैं तो देखो ज़ीरो आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस का थ्री के कैप, ये क्या है, ये आपके पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास आ चुका है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो जल्दी से, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, कितना होगा, अंडर रूट में ज़ीरो का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ थ्री का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं भाई, बहुत इजी है।
3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 18 हो जाएगा √18, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ गया, √18 आ चुका है आपके पास, √18। और √18 किसके बराबर होता है, 9 2 18 होते हैं ना, तो 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा, तो 3√2 आपके पास क्या आ गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आपको एरिया वेक्टर निकालना था, तो एरिया वेक्टर का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है एरिया वेक्टर, हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखिए हाफ तो पड़ा ही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया हुआ है, 3√2, तो 3√2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, और 3/2 हो जाएगा। ये एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, देखिए एरिया वेक्टर आपके पास हो जाएगा 3/2√2, और 3/2 की वैल्यू क्या होती है, 3/2 होता है 1.5, सॉरी यस 1.5 ही होता है ना, 3/2 1.5, और √2 होता है आपका 1.4 के आसपास, 1.414 होता है, तो मैं यहाँ पर 1.4 ही ले रहा हूँ। 1.5 की 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2.121 यूनिट स्क्वायर के करीब अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा, 2.12 के आसपास आएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, 2.12। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए, और कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है कुछ भी। अगला क्वेश्चन है आपका, दो फोर्सेज हैं 5 न्यूटन के और 12 न्यूटन के एक बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, आपको उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। दो फोर्सेज जब बॉडी पे लगते हैं और अगर वो 90 डिग्री बना रहे हैं, तो उनके जो रिजल्टेंट फोर्स है, परिणामी बल है, उसका आपको परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाई जब दो फोर्सेज होते हैं, दो फोर्सेज अगर किसी एंगल पर वर्क करते हैं तो हम पैरेललोग्राम लॉ लगा लेते हैं। मान लो ये आपका क्यू वेक्टर है और ये आपका पी वेक्टर है, ये दो वेक्टर्स किसी एंगल पर, किसी एंगल थीटा पर वर्क कर रहे हैं, तो हम पैरेललोग्राम लॉ यानी कि समांतर चतुर्भुज नियम का फॉलो कर लेते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या होता है, इससे इसका रिजल्टेंट मिल जाता है। अगर यहाँ पर दो फोर्सेस किसी एंगल पर वर्क कर रहे हैं, वो समांतर चतुर्भुज की, पैरेललोग्राम की टू साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो डायगोनल क्या होता है, उनका रिजल्टेंट होता है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। और आर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्या होता है, प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या होता है इसका, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कॉस थीटा। ओके, तो अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, यहाँ एक बार दोबारा लिख देते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू, आर वेक्टर का रिजल्टेंट अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा क्या है, दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो फोर्सेस दे रखे हैं P और Q, जिनकी वैल्यू आपको P वेक्टर आपको दे दिया है 5 न्यूटन का, और Q आपको दे दिया है, यानी कि P वेक्टर का मैग्नीट्यूड और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना दे रखा है, 12 न्यूटन का, 12 न्यूटन का दे दिया है। 12 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो फोर्सेस P और Q आपको दे दिए हैं, और 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपके पास यही फॉर्मूला यूज़ करना है बस, r इक्वल्स टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लगाइए। तो देखिए r इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर सभी जानते हैं 25 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 169, और 169 किसका होता है, 13 का होता है। तो 13 न्यूटन का रिजल्टेंट आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 न्यूटन इज़ द फाइनल आंसर, ये आपका आ गया। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, आपको बस रिजल्टेंट निकालना था, और आपको ये पैरेललोग्राम रूल पता होना चाहिए कि रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लो डायरेक्शन पूछ लेता, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है मान लो पी वेक्टर के साथ आपका अल्फा एंगल बनाता है, तो आपको मान लो अल्फा की वैल्यू पूछता, अगर आपसे अल्फा की वैल्यू पूछ लेता कि डायरेक्शन बताओ, तो अल्फा का भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। अल्फा का फॉर्मूला यानी कि डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, परिणामी बल की दिशा। अल्फा बराबर tan इनवर्स q sin थीटा,
अपॉन में P प्लस क्यू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब ये जो R वेक्टर है P वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाए। P वेक्टर के साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है ना तो ये फॉर्मूला लगाना है। पर मान लो अगर ये P वेक्टर के साथ ना बना के किसके साथ बनाए? Q वेक्टर के साथ अल्फा बनाए, रिजल्टेंट P वेक्टर के साथ ना बनाकर Q वेक्टर के साथ बनाता, तो फॉर्मूले में बस P और Q की वैल्यू चेंज हो जाती। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनता? tan इनवर्स P साइन थीटा अपॉन में Q प्लस P कॉस थीटा। इससे हम डायरेक्शन निकाल लेते, पर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी गई है, यहाँ पर सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा था, वो हमने निकाल दिया। ओके, तो इजी क्वेश्चन ये भी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये कह रहा है कि भाई साइकिलिस्ट है जो सेंटर से स्टार्ट करता है और रेडियस 1 किलोमीटर है, यानी कि एक सर्किल की रेडियस 1 किलोमीटर है, ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है और ये सर्किल की एज यानी कि P पॉइंट पर पहुंचता है और उसके बाद ये सरकमफ्रेंस पर चलता है। सरकमफ्रेंस यानी कि ये PQ पर चलता है और PQ पे चलता हुआ जब ये Q पर पहुंचता है तो Q और O को फॉलो करता हुआ ये दोबारा सेंटर पे आ जाता है। मतलब पहले ये OP की तरफ जाता है, फिर PQ ये ऐसे सर्किल में चलता है, परिधि में चलता है, सरकमफ्रेंस में चलता है, फिर Q से दोबारा O पर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, जबकि इसके द्वारा ये जो पूरा का पूरा जो पाथ फॉलो किया जाता है वो 10 मिनट में हो जाता है। मतलब 10 मिनट पे ये यहाँ से O से स्टार्ट होता है और दोबारा O पर आ जाता है 10 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, एक बार इसको मैं थोड़ा सा आपको पाथ समझा देता हूँ इसका। ठीक है, पाथ कैसा है? पहले ये O से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, P पर गया, फिर P से ये Q ये सरकमफ्रेंस पे चला है और ये जब Q पे आया ये दोबारा O पर आ गया। तो ये क्या बन रहा है? ये क्वाड्रेंट बन रहा है, ये पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट होता है। तो अगर आप जानते हैं ये PQ की वैल्यू, OP आपका 1 किलोमीटर है, OQ आपका 1 किलोमीटर है और आपको एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, कुल दूरी बटा समय क्या होता है? औसत चाल होती है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। तो एवरेज टोटल डिस्टेंस कितनी है? OP प्लस PQ प्लस OQ, यहाँ पर आ नहीं रहा, प्लस OQ। मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ इसका। वाइट बोर्ड पे हम आ जाते हैं दोबारा से। यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए आपको पता है पाथ कैसा है? पाथ आपके सामने है, पहले ये O से P में गया, ये सरकमफ्रेंस पे चलता हुआ, थोड़ी सी ज़्यादा बन गई, सरकमफ्रेंस पे चलता हुआ ये दोबारा कहाँ आ गया? O पर आ गया दोबारा। ये जो पार्ट है ये Q पार्ट है। ये पार्ट क्या है? Q पार्ट है। एक बार इसको हम दोबारा से थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं समझने के लिए। सबसे पहले ये O पे था, फिर P पे आया, ये O से क्या चला? P पे चला, फिर ये P से ऐसे Q पर चला, ये Q पार्ट है इसका, ये Q, ये कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट, और Q से ये कहाँ आ गया? दोबारा O पर आ गया। तो ये इसका पाथ है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? तो टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी आपकी कितनी है? टोटल डिस्टेंस आपकी हो जाएगी OP प्लस PQ प्लस OQ। और टाइम कितना है आपका? 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट को आवर में चेंज करो तो कितना होता है? 10/60। 10/60 मतलब 1/6। यहाँ पर एक्चुअली आंसर जो दे रखा है वो आवर्स में दे रखा है, तो अपन ने 10 मिनट्स को आवर में चेंज कर लिया, यानी कि 60 का डिवाइड कर दिया, 1/6 आवर्स आ गए। 10 मिनट मतलब 1/6 घंटे। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं। तो OP तो 1 किलोमीटर है और OQ भी 1 किलोमीटर है, क्योंकि रेडियस 1 है ना सर्किल की, तो 1 और 1 तो 2 हो गए। बस आपको PQ को कैलकुलेट करना है। तो PQ क्या हो जाएगा? PQ आपका क्या हो जाएगा? 1/4 2πr। आपको पता है सर्किल की जो परिधि होती है वो 2πr होती है और ये सर्किल का क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, तो ये 1/4 पार्ट होता है सर्किल का, तो 1/4 2πr। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो देख लिए PQ 1/4, यहीं 2 से 1 काट दो, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, तो 1/2 हो गया ना। ये पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 22/7 और R की वैल्यू तो 1 है। 2 से काट दो, 11 बार कट गया, तो आपके पास PQ की वैल्यू आ गई। PQ कितना आ गया? 11/7 किलोमीटर। ठीक है, अब आप बस फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड निकालनी है हमें। टोटल डिस्टेंस यानी कि OP प्लस PQ प्लस OQ अपॉन में टाइम कितना है? 10 मिनट, यानी कि 1/6 घंटे। तो 6 ऊपर आ जाएगा,
और ओ पी की वैल्यू कितनी है 1, पी क्यू की आपने निकाली है 11/7 और ओ क्यू की भी 1 है। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, तो 6 1/2 2 + 11/7 इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए 11/7 को कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा 7 × 7 कितने बच जाएंगे आपके पास 4 7 5 35, तो 1.5 के करीब आएगा। तो 6 और ये 1.5 होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 आ रहा है, देख लीजिए 1.75, यस 1.5 के करीब ही आएगा। तो 2 में 1.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 3.5 के आसपास, आप देख लेना। 1.5 और 2 अपन ऐड करें तो 3.5 के आसपास होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर, आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये 21 के करीब आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली ये 21 के करीब आ रहा है। और मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ था, तो अप्रॉक्सीमेटली 21.43 आ रहा था अगर आप इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हो तो 21.43 के करीब इसका आंसर रहेगा। तो आपने क्या किया, बस इसको कैलकुलेट करना था और आपको बस आंसर निकालना था। टोटल डिस्टेंस अपन में टाइम आपको फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस निकाल लिया, OP + PQ + OQ आपने कर लिया। OP और OQ की वैल्यू 1 और 1 है, और PQ आपने निकाल लिया 1/4 2πr से। टोटल डिस्टेंस अपन में टाइम कर दिया, आपके पास एवरेज स्पीड आ गई। तो 21.43 के करीब इसका आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। मान लो यार इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के कारण, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर 0 हुआ है, तो अगर आपको यहाँ एवरेज स्पीड की जगह एवरेज वेलोसिटी पूछते, औसत चाल की जगह औसत वेग पूछते, तो ये 0 होता। क्यों? क्योंकि इसने O से स्टार्ट किया और O पे दोबारा आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होने के कारण एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में यहाँ 0 है, तो 0 अपॉन में टाइम करते तो आंसर 0 आता। तो औसत वेग यहाँ पर 0 हो जाता और औसत चाल हमने कैलकुलेट कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है पार्टिकल का, स्थिति सदिश, सदिश, ये थोड़ा हिंदी में गलत टाइप हो गया, सदस्य हो गया, सदिश है यहाँ पर। तो स्थिति सदिश आपको दे रखा है आर वेक्टर 3ti + 2t²j और 4k आपको दे रखा है। आपको क्या निकालना है, कण का त्वरण निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए एक्सेलरेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा होता है, जब भी आर वेक्टर, ये आपका क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। आर वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर होता है, यानी ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है xi + yj + zk, एक 3 डायमेंशनल स्पेस में, एक त्रिविमीय आयाम में। अगर आपको यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट का, अगर आप इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हो टाइम की रेस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेलोसिटी वेक्टर के। और अगर आप इसका डबल डिफ्रेंशिएशन कर देते हो, मतलब कि d² r वेक्टर अपॉन में dt², इसका एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर देते हो तो वो a वेक्टर के बराबर होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पूरे वेक्टर का डबल डिफ्रेंशिएशन कर देना है, मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, आर वेक्टर का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो आर वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दे रखी है, आर वेक्टर आपको दे रखा है 3ti, 3.0 मतलब 3 होता है, तो 3ti माइनस है -2t, थोड़ा सा अच्छी तरह लिख लेते हैं, -2t² है j + 4k, ये आपको दे रखा है। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं पहले, फिर डबल कर लेंगे। तो एक बार करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, तो dr वेक्टर बाय dt, ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी क्या आई, देखिए 3t का करोगे तो 3 तो बाहर आएगा, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ओनली यहाँ पर 3i रह जाएगा। 2t² का करोगे तो देखो t² का डिफ्रेंशिएशन कर लेते, 2 तो बाहर रहेगा, t² का करोगे तो 2 बाहर आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो 2 2 हो जाएगा 4t। j डिफ्रेंशिएशन का रूल तो याद है ना आपको, और 4k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो r वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन आ गया 3i - 4t j। अब इसका एक और बार कर लेते हैं, तो एक और बार करोगे तो देखो d² लगाना पड़ेगा, r वेक्टर अपॉन में dt²। एक और बार डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो 3i अब कांस्टेंट हो गया तो 0, 4t 4 बाहर, t का 1 हो गया, j बच गया, ये भी कांस्टेंट है, और ये 0 का 0 रहा। तो ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, a वेक्टर कितना आ गया, -4 j मीटर पर
सेकंड स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा माइनस है ना, देखिए देखिए साइन किसका है? माइनस का है, तो आपका बी ऑप्शन तो आई का है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 4j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ गया। ओके, एक्सेलरेशन के बस आपको डिफ्रेंसिएशन के आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे डिफ्रेंसिएशन करते हैं, टी की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, टी स्क्वायर का कैसे करते हैं, तो बहुत ईजी है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ाई है, मैथ्स के सब स्टूडेंट हो तो आपको डिफ्रेंसिएशन का बेसिक तो पता ही होगा। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन के बेसिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, मैं इसका एक अलग से वीडियो आपको बना के समझा दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट आपका चलते हैं 6th के बाद 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन आपका दे रखा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय, किसी कण का समय के सापेक्ष स्थिति सदिश इस प्रकार है। तो अब देखो एक्सेलरेशन ही निकालना है और t इक्वल्स टू 1 सेकंड में पूछा, मतलब 1 सेकंड में एक्सेलरेशन कितना होगा, तो कुछ भी नहीं करना, आपको r वेक्टर का डबल डिफरेंशिएशन कर देना है, मतलब 2 बार अवकलन कर देना है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। और जहां पर भी वहां t आए, यहाँ पर क्या होगा, जब आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो इक्वेशन में t मौजूद होगा, t एग्जिस्ट करेगा, तो वहां पर t की जगह आपको क्या पुटअप कर देना है, 1 पुटअप कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो होप ये क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। तो ये क्वेश्चन आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, तो इसका आप प्रैक्टिस करिएगा और मुझे बताइएगा किन किन स्टूडेंट्स का आंसर सही आया। तो पोजीशन वेक्टर आपको दे दिया है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, जैसे हमने 6th क्वेश्चन में किया, 2 बार अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उसमें जो इक्वेशन बनेगी उसमें t की जगह 1 पुटअप कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मैं आपको सॉल्यूशन अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया आज का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट्स डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम 12 नून टू 12:30 PM विल बी। दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे तक घड़ी की जो मिनट की सुई है जिसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, उसका आपको क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए घड़ी की सुई का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपकी घड़ी की सुई है, बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये हम घड़ी बना देते हैं, ये आपकी घड़ी की सुई है, इस पर क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। 12:30 कहाँ होंगे, यहाँ पर 12:30 होंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी प्रारंभिक स्थिति है, और ये इसकी फाइनल स्थिति है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देख ले कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, 0.1 मीटर। और ये भी कितना है, 0.1 मीटर ही होगा, क्योंकि ये तो मिनट की सुई यही है, इसकी और इसकी लंबाई तो सेम ही होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आ गई, 0.1 और 0.1 को ऐड कर लो तो 0.2 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड कितना हो गया, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। तो आपका क्या आ गया, 0.2 मीटर आपका आंसर आ गया। विस्थापन ही पूछा था ना, विस्थापन पूछा था, 0.2 आ गया। अगर आपसे मान लो डिस्टेंस पूछते तो आपको क्या निकालना पड़ता है, डिस्टेंस क्या होगी इसकी। देखिए मिनट हैंड क्लॉक कैसे चलता है, आपको पता है, सर्किल बनाता है, यहाँ से चलता है, ऐसे 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 आता, तो ये इसका पाथ होता, ये इसका पाथ होता, और आपको डिस्टेंस पूछनी पड़ती। तो डिस्टेंस क्या हो जाती है इसकी, डिस्टेंस आपकी ये जो इसका कर्व्ड पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये कर्व्ड, ये परिधि इसकी क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती। तो डिस्टेंस क्या होती है, परिधि है, सेमी सर्किल बन रहा है, तो सेमी सर्किल क्या हो जाता है, सेमी सर्किल क्या होता है, सेमी सर्किल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर होता है। सेमी सर्किल की जो डिस्टेंस होती है वो पाई आर होती है, मतलब कि जो परिधि होती है आपकी, एक अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होती है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 0.2। तो हम 0.2 में पाई आर को ऐड कर देते तो ये क्या आ जाता, पूरा का पूरा डिस्टेंस आ जाती। अब देखो डिस्टेंस ये वाली नहीं आती, 0.2 हम ऐड नहीं करते एक्चुअली, क्योंकि पार्टिकल ने यहाँ से, पार्टिकल होता तो यहाँ से ऐसे स्टार्ट करके ऐसे चलता, पर ये घड़ी है तो घड़ी तो सिर्फ यहाँ से स्टार्ट कर रही है ना, इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ 0.2 आप ऐड नहीं करना, ओनली आपको क्या निकालना है, पाई आर निकालना है बस। पाई आर निकाल लेते तो डिस्टेंस आ जाती, तो पाई आर डिस्टेंस क्या हो जाती है इसकी,
पाई आर हो जाती। और पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 है, और आप आर की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1 मीटर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आ जाता, 0.314 मीटर के करीब इसकी डिस्टेंस आ जाती। ओके, तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा था अभी तो आपसे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके आते हैं 9th क्वेश्चन। अ बुलेट फ्रॉम अ गन from a 20 meter high tower is fired in a horizontal direction and the initial velocity of the bullet is 400 meter per second. Then at what distance will the bullet fall from the tower on earth? एक 20 मीटर ऊंची मीनार से एक बंदूक से एक गोली क्षैतिज दिशा में दागी जाती है। गोली का प्रारंभिक वेग आपको 400 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, तो वो पृथ्वी पर मीनार से कितनी दूरी पर गिरेगी। एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आ गया। वैसे तो इसको आप नॉर्मल आपके जो मोशन के जो 3 इक्वेशंस हैं, मेनली या सेकंड इक्वेशन लगने वाली है, उससे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई एक मीनार है, ये एक मीनार है, ठीक है, यहाँ से इस मीनार से यहाँ से गोली दागी गई है, यहाँ टॉप से क्या करी है, गोली दागी गई है। जब गोली दागी जाएगी तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगी। जब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगी तो ये कहीं ना कहीं यहाँ गिरेगी, है ना। ये इसकी रेंज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, u मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी रेंज आ जाती है। तो ये रेंज का फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वही रेंज का फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी हम पहले निकाल ले। वेलोसिटी तो दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 400 मीटर पर सेकेंड, और टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, ये आपको हाइट दे रखी है। ये क्या दे रखी है आपको, हाइट, h हाइट दे रखी है। तो h हाइट से गोली है और यहाँ पर जा रही है, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम 0 मान के कर लेंगे। तो इसकी जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह g यूज़ होगा, ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज़ होगा। h इक्वल्स टू u तो 0 हो गया, मान ले इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं, तो यहाँ हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में 2h अपॉन में g। तो यहाँ से आप बस फॉर्मूला लगा दो, तो t इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा 2 इंटू एच। 20 मीटर ऊंचा है टावर, कितना है 20 मीटर ऊंचा है, अपॉन में g की वैल्यू 10 यूज़ कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया। t इक्वल्स टू आपके पास आ गया √4, और √4 कितना होता है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। अब 2 सेकेंड का आपको टाइम दे दिया, 2 सेकेंड का टाइम आ गया आपके पास। तो आप बस डिस्टेंस ही निकालनी थी कि वो प्रोजेक्टाइल कितना पाथ कवर करेगा, कितनी डिस्टेंस, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा। तो r इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई बाई टी कर दो। u कितना है 400, t कितना है 2, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 मीटर प्रति सेकेंड, ये सॉरी मीटर प्रति सेकेंड नहीं, ओनली मीटर। 800 मीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 800 मीटर यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी क्षैतिज दूरी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 20 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। सीलिंग को हिट किए बिना 20 मीटर ऊंची एक लॉन्ग हॉल है, उसकी जो सीलिंग है वो 20 मीटर ऊंची है। सीलिंग हॉल की सीलिंग, उस हीलिंग को टच किए बिना 40 मीटर प्रति सेकंड से अगर बॉल को थ्रो किया जाए तो वो उस हॉल की छत को टच किए बिना कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस क्या है कि भाई बॉल को यहाँ पर एक 40 मीटर प्रति सेकंड से फेंका जा रहा है। सीलिंग जो है वो हॉल की वो 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची यानी मैक्सिमम हाइट कितनी है, 20 मीटर की है। प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, एक स्पेसिफिक एंगल से फेंकना पड़ेगा। सीलिंग से नहीं टकराएगी ना, सीलिंग से नहीं टकरानी चाहिए। तो यहाँ पर एंगल का रोल है कि अगर एंगल गलत हो गया तो वो सीलिंग से टकरा जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, एंगल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा होता है ना जिसमें कंडीशन दे रखी होती है कि भाई सीलिंग से नहीं टकरानी चाहिए। तो सीलिंग से टकरा गई तो वो फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन आपको दे रखी है कि वो सीलिंग से नहीं टकरानी चाहिए, तो उसके लिए आपको एंगल निकालना पड़ेगा। ये मान लीजिए यहाँ पर ये टावर है, सॉरी टावर क्या, ये छत है आपकी, सीलिंग है, 20 मीटर की ऊंचाई है सीलिंग की।
यहाँ से ये सीलिंग आपको दे रखी है ना, ये प्रोजेक्टाइल कम से कम 20 मीटर की ऐसे डिस्टेंस कवर, अप्रॉक्सीमेटली 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ से ऐसे कर टच करता हुआ थोड़ा सा हल्का सा टच करेगा बस सीलिंग को, और उसे टकराएगा नहीं, बस हल्का सा टच करता हुआ, यानी अप्रॉक्सीमेटली वो 20 मीटर की डिस्टेंस को कवर कर लेगा प्रोजेक्टाइल पूरा। हाइट जो है 20 मीटर की हाइट तक जाएगा, और उसके बाद बिना टच किए वो कहाँ पर आ जाएगा, कहीं हॉल के किसी पॉइंट पर आ जाएगा। मतलब ये आर डिस्टेंस, ये जो रेंज है, इस रेंज को ये कवर कर लेगा। तो सबसे पहले आपको क्या इंपॉर्टेंट है कि एंगल इंपॉर्टेंट है, कि किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए, किस एंगल से प्रोजेक्टाइल को फेंका जाए कि वो सीलिंग से नहीं टकराए। तो यहाँ पर थीटा का बहुत बड़ा रोल है, तो थीटा आपको निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता है। यहाँ पर मैक्सिमम हाइट आपको दे रखी है 20 मीटर, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपको पता होता है। एच मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल में क्या होता है? एच मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल में होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यही फॉर्मूला होता है एच मैक्सिमम का, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? थीटा निकालना है, तो उसके लिए साइन थीटा का फॉर्मूला बना लो। तो साइन स्क्वायर थीटा हम निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2g, ऊपर जाएगा एच के पास, एच मैक्सिमम के पास, अपॉन में क्या रहेगा? यू स्क्वायर रहेगा। तो 2g एच अपॉन में यू स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2g एच अपॉन में यू स्क्वायर। अब बस वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 2g 10 है, h 20 है, अपॉन में u कितना है? u दे रखा है 40 मीटर प्रति सेकंड, तो 40 का स्क्वायर मतलब 40 इंटू 40, 20 इंटू 2 40 होते हैं, और 40 से पूरा कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, तो 1/4। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन में 4। तो यहाँ से आपका साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा? 1/2। और साइन थीटा 1/2 कितने एंगल पर होता है? 30 डिग्री पर होता है, यानी π/6 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू आपको मिल गई है। यहाँ पर थीटा कितना मिल गया? 30 डिग्री का एंगल रहना चाहिए, तब जाके वो सुरक्षित बिना टकराए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कवर करेगा। अब बस आपको रेंज का फॉर्मूला लगा देना है। रेंज क्या होती है प्रोजेक्टाइल की? R इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। बस ये फॉर्मूला लगा दो जल्दी से। तो रेंज का फॉर्मूला आपके पास सामने है, R इक्वल्स टू, फॉर्मूला रख देते हैं वैल्यू सारी। यू स्क्वायर कितना है? 40 का स्क्वायर, यानी 40 इंटू 40 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है, तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, अपॉन में g 10 है, एक 0 से एक 0 कट गया, ये 16 हो गया। R इक्वल्स टू 16 नहीं 160, और साइन 60 कितना होता है? √3 अपॉन में 2, तो ये 80 √2 से काट दो 160 को, तो R अप्रॉक्सीमेटली 80 √3 आ जाएगा, और √3 की वैल्यू आप रखोगे 1.73 के आसपास, तो आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर 138.56 मीटर ये आपका आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन, या तो 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि भाई अ गन कैप्ट ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड इज यूज्ड टू हिट अ कार ट्रैवलिंग अलोंग द सेम रोड अवे फ्रॉम द गन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। द कार इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द गन व्हेन द गन इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द गन इज। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई एक सड़क पर एक बंदूक है और उससे कुछ डिस्टेंस पर कार खड़ी है। जब कार एक पॉइंट पर पहुंचेगी, कार की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और जब वो एक पॉइंट पर जाएगी तो उस समय वो बंदूक से जो गोली फायर की गई है उसको हिट करेगी। तो आपको ये पता करना है कि प्रारंभिक जो उसकी दूरी थी, यानी बंदूक से जो कार की जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, वो आपको यहाँ पर निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपको कह रखा है, जबकि बंदूक को 45 डिग्री के कोण से दागा जाता है। ये आपको क्वेश्चन पूरा का पूरा दे दिया है कि जो गन है, बुलेट है, वो 45 डिग्री के एंगल पर फायर की गई है। तो देखिए क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले, कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन का। ये हॉरिजॉन्टल रोड है, यहाँ पर ये बंदूक पड़ी है, ठीक है, और यहीं पर यहाँ पर क्या पड़ी है? कार खड़ी है, ये कार है हमारी, ठीक है। अब क्या होगा,
जब कार यहाँ से यहाँ जाएगी ना, यहाँ से यहाँ जाएगी, तो 45 डिग्री के कोण पर एक गन को दागा जाएगा, वो कार को यहाँ पर हिट करेगी। यानी कि प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल होगा जो गन को हिट करेगी ना, ये गन 45, ये कौन सा एंगल है, 45 डिग्री के एंगल पर दागा जाएगा। तो यानी कि बुलेट का जो टाइम है, बुलेट का इस पॉइंट पर पहुंचने का टाइम और कार का पहुंचने का टाइम सेम होना चाहिए, तभी जाके ये हिट करेंगी। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, तो कार A से जब B में जाएगी और उसी वक्त O से गन B तक पहुंचेगी, तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, तभी क्या करेगी, गन बुलेट जो है वो कार को हिट करेगी। अगर टाइम अलग अलग होगा, मान लो कार का टाइम थोड़ा सा कम था और बुलेट का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा था, तो कार क्या हो जाएगी, कार तो कम टाइम ले रही है, कार ने क्या लिया, कम टाइम लिया, बुलेट ने ज़्यादा टाइम लिया, तो बुलेट लेट आएगी और कार तो जल्दी निकल जाएगी। तो दोनों का टाइम सेम होना चाहिए, तभी जाकर कार बुलेट जो है वो कार को हिट करेगी। तो कार स्टार्ट करेगी A पॉइंट से और B तक पहुंचेगी, बुलेट स्टार्ट करेगी O से और उसको भी उसी टाइम पर B तक पहुंचना है जितना कार A से B तक आने में लगा रही है। तो कार या हम ऐसे कह सकते हैं, बुलेट O से B पर आने में जो टाइम लगा रही है, वही टाइम कार A से B तक जाने में लगानी चाहिए। मतलब बुलेट का जो प्रोजेक्शन का जो टाइम है, प्रोजेक्टाइल का जो टाइम है और जो कार का टाइम है वो सेम है यहाँ पर। तो हम ये सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं कि T कार का टाइम और प्रोजेक्टाइल का टाइम, यानी कि बुलेट जो आपकी T प्रोजेक्टाइल कौन है, बुलेट है ना, तो बुलेट का टाइम ये सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो सबसे पहले मैं टाइम पीरियड ही कैलकुलेट कर लेता हूँ ना। प्रोजेक्टाइल का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा दे रखा है 45 डिग्री, 45 डिग्री के एंगल पर दागा गया है, और u की वैल्यू, u यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, u यूज़ करेंगे 90 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बुलेट का टाइम है, बुलेट की जो स्पीड है 90। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 अपॉन में g 10, 0 से 0 कट गया, 18/√2 आ गया। t इक्वल्स टू कितना आ गया, 18 अपॉन में √2। 80, एक मिनट इसको दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 18 अपॉन में √2 आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 18 अपॉन 2, 9 से 18 होते हैं, तो ये 2 × 9 अपॉन में √2, और √2 से ये √2 कट जाएगा, √2 टाइम्स, तो आपका जो टाइम आ जाएगा, टाइम आ गया कितना आ गया, 9√2 आ गया। ओके, अब आपको क्या निकालनी है कि भाई AB देखो, कार जो है कहाँ से स्टार्ट करेगी, A से स्टार्ट कर रही है ना कार, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, रेंज निकालनी पड़ेगी। पहले O से हम B तक बुलेट की रेंज निकालते हैं। तो बुलेट की रेंज कितनी है, OB। रेंज का बस आपको फॉर्मूला लगाना है। रेंज का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, देखिए रेंज क्या है आपकी, U × T होता है, और T आपके सामने है, तो आप क्या निकाल सकते हो, OB को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो OB को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला है रेंज का, U² sin 2 थीटा अपॉन में G, ये लगा दीजिए बस जल्दी से। तो OB आपका कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। OB sin 2 थीटा, तो U² मतलब कितना, 90 का स्क्वायर, sin 245 कितना होता है, 90 डिग्री, अपॉन में G 10, sin 90 1 होता है, तो OB की वैल्यू आ गई 90 का स्क्वायर मतलब 8100, अपॉन में 10 कर दो, 0 से 0 काट दो, तो आपकी जो रेंज आ गई वो OB कितनी आ गई, आपकी आ गई 810 मीटर। तो OB आपका 810 मीटर आ गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, प्रोजेक्टाइल 810 मीटर कवर कर रहा है। अब प्रोजेक्टाइल 810 कर रहा है, आपको क्या निकालना है, OA कैलकुलेट करना है, OA x है। OA आपको निकालना है कि कार की जो प्रारंभिक दूरी थी बंदूक से, गन से, वो कितनी है। तो सबसे पहले हम AB कैलकुलेट कर लेते हैं। अब तो AB कितना होगा, AB कार की जो डिस्टेंस है, कार की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। कार की स्पीड कितनी है हमारी, 72 किलोमीटर है, 72 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दे रखी है आपको कार की। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 72 × 5/18। आपको पता है 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो 72 को अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये 4 टाइम्स कर गया, 4 × 5 = 20 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया, आपका इनिशियल स्पीड आ गई। तो 20 लिख देंगे, कार की स्पीड 20 है। टाइम कितना लग रहा है, आपने अभी निकाला हुआ है टाइम पीरियड। प्रोजेक्टाइल का जो टाइम पीरियड है वही कार टाइम पीरियड किसका होगा, कार का होगा। मतलब कार अगर
प्रोजेक्टाइल 9√2 टाइम ले रहा है सेकंड का, तो कार को भी 9√2 का ही टाइम लेना पड़ेगा, तभी जाके दोनों की टक्कर होगी, वरना टक्कर नहीं होगी। तो ये कितना आ गया, 180√2 के आसपास आ गया। आपका कितना आ गया, ए बी आ चुका है आपका। अब आपको देखो हम पूरा फॉर्मूला देखते हैं। ओ बी इक्वल्स टू क्या है, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ए बी है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर ओ बी इक्वल्स टू क्या है, ओ ए, ये रहा ओ ए प्लस ये रहा ए बी। तो हम क्या कर रहे हैं, बस ओ बी की वैल्यू पता है 810, ओ ए एक्स है, ए बी आपका है 180√2। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना 810 में से x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 810 माइनस 180√2। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, देख लेना आप। अप्रॉक्सीमेटली आपका आ जाएगा 555.45 मीटर। यह आपका आंसर आ गया। मतलब जो इनिशियल डिस्टेंस थी ओ ए, वो कितनी आ गई आपकी, 555.45 मीटर। तो ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। सबसे पहले हमने बुलेट का टाइम पीरियड निकाला, उसी टाइम पीरियड से हमने कार की डिस्टेंस निकाल ली ए बी। कार की स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 को हमने टाइम पीरियड ऑफ प्रोजेक्टाइल से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का टाइम पीरियड और कार का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, तभी टक्कर होगी। तो 29√2 जो टाइम पीरियड आया था प्रोजेक्टाइल का, वही टाइम पीरियड किसका होगा, कार का होगा। तो कार की जो डिस्टेंस है ए बी वो कितनी आ गई, u मल्टीप्लाई बाई टी, मतलब कि 180√2 आ गई। और प्रोजेक्टाइल की जो डिस्टेंस है यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो रेंज है, वो हमने u स्क्वायर साइन 2θ बाई जी से निकाल ली। वो कितनी थी, 810 के करीब थी। तो 810 में से 180√2 को माइनस कर दिया तो आपके पास ओ ए आ गया, यानी इनिशियल डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बुलेट फ्रॉम द गन इज़ 555.45 मीटर। मतलब कि डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपके। A glass bullet is dropped into the soil from 5 meters above. The bullet stops at 10 centimeters in the soil, and if the same resistance is produced by the soil, the retardation if bullet is the retardation of bullet is। आपको क्या कह रहा है, कांच की गोली 5 मीटर ऊपर से नीचे मिट्टी में गिराई जाती है। गोली मिट्टी में 10 सेंटीमीटर धंसकर रुक जाती है। यदि मिट्टी द्वारा एक समान प्रतिरोध उत्पन्न किया गया हो तो गोली का मंदन क्या होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपको क्या कह रहा है कि भाई 5 मीटर ऊंचाई से, एक बार दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मीटर की ऊंचाई से एक कांच की गोली को 5 मीटर ऊंचाई से नीचे मिट्टी में गिराई जाती है। मिट्टी में वो 10 सेंटीमीटर तक धंसकर रुक जाएगी। तो आपको उसका मंदन निकालना है। मतलब कि 5 मीटर की ऊंचाई से गोली को दागा गया है। यहाँ से 5 मीटर की हाइट पर बुलेट थी, यहाँ से इसको दागा, ये सॉइल है, सॉइल पर गिरी और थोड़ा सा ये 10 सेंटीमीटर तक चली है। कितने तक चली है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक वो थोड़ा सा चलती है, मिट्टी में धंसती है और उसके बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। यही दे रखा है ना, देखिए क्या दे रखा है, 10 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो 10 सेंटीमीटर तक तो वो चलती है और उसके बाद वो क्या होती है, रुक जाती है। तो इस कंडीशन पे आपको उसका क्या निकालना है, मंदन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, मंदन होगा रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं। तो रिटार्डेशन आपको उसका निकालना है। ए नेगेटिव एक्सेलरेशन को आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, सबसे पहले हम उसकी क्या निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी आपको इसकी ज़ीरो मानकर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्योंकि जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि उसने इनिशियल वेलोसिटी 0 से फायर हुई है और उसके बाद जब वो ज़मीन पर धंसती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ही क्या होगी, ओनली इनिशियल तो हम 0 मान लेंगे। जब वो टकराएगी तो वो फाइनल वेलोसिटी से ही टकराएगी। तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे पहले। और जब वो टकराती है तो उसके बाद वो 10 सेंटीमीटर नीचे तक जाएगी। ये 10 सेंटीमीटर नीचे तक वो जाती है, यहाँ पर ऐसे 10 सेंटीमीटर नीचे तक जाती है और उसके बाद वो रुक जाती है, यहाँ पर वो रुक जाएगी। ठीक है, तो हम उस जो फाइनल वेलोसिटी थी, जो ऊपर से वो जिस वेलोसिटी से आ रही है, वो मिट्टी पर टकराने पर वो उसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। और जब वो रुकेगी और जब वो बुलेट रुक जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। तो सबसे पहले हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे।
वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2GH। यू तो हमारा ज़ीरो है, तो वी की वैल्यू कितनी आ गई, √2GH। अब यहाँ से आपको वी मिल जाएगा, तो √2 इंटू 10 इंटू कितनी हाइट है, हाइट आपकी 5 है, तो कितना आ गया 2 है 10, 100 कितना होता है, √100 कितना होता है 10 आ गया, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड रही होगी। इनिशियल नहीं है, फाइनल वेलोसिटी आ गई, यानी बुलेट की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। जब वो किससे टकराती है, मिट्टी से जब टकराती है ना, तो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से टकराती है। अब यही वेलोसिटी, ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये मिट्टी के लिए, मिट्टी पर टकराने पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी, और ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से मिट्टी पे धंसेगी और 10 सेंटीमीटर के बाद ये रुक जाएगी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यानी उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो ज़ीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जो v है आपकी, ये जो v है ना, ये इनिशियल बन जाएगी। तो मिट्टी पर एट सॉइल इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होती थी वही इसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। अब वही आपको थर्ड इक्वेशन मोशन लगानी है, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ माइनस क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है, मंदन हो रहा है, वो रुक रही है ना 10 मिनट धंसने के बाद। मिट्टी पर जब वो 10 सेंटीमीटर तक जाएगी, मिट्टी पर जब वो अंदर मिट्टी पर धंसेगी तो मिट्टी उसको रोकेगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हमें यूज़ करना है, इसलिए हमने साइन माइनस का लगाया है। वी स्क्वायर यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जब गन रुक जाएगी, बुलेट रुक जाएगी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो मानना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, अभी आपने कैलकुलेट किया है 10 का स्क्वायर कर देंगे अपन, यहाँ पर 10 ही है ना, 10 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन आपको कितना है निकालना है। डिस्टेंस s 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा, 10/100 कर दो, कितना आएगा 0.1 है ना, 10/100 करेंगे तो कितना आएगा 0.1, तो 0.1 हो गया यहाँ पर। अब देख लीजिए, इसको बस आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ए आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, 2a इक्वल्स टू 100 अपॉन में 0.1, तो पॉइंट ऊपर जाएगा 0 आएगा, और a इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 अपॉन में 2, 1000 अपॉन में 2 कितना होता है 500, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 500 मीटर। डी एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की क्या हो जाएगी, मंदन हो जाएगा, 500 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का मंदन हो जाएगा और वो रुक जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। एक बार इसको फिर से आप देखना, क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह समझाया है, और अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 क्वेश्चन। The massless string of length 1.2 meter has a breaking strength of 2 kg weight. A stone of mass 0.4 kg tied to one end of the string is made to move in a vertical circle. The other end in the hand. The minimum tension in the string on its lowest position of circular path is. एक द्रव्यमानहीन रस्सी जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, जिस पर अधिकतम तनाव बल 2 किलोग्राम भार है। आप देखो 2 किलोग्राम भार का जो अधिकतम तनाव बल है, मतलब 2 किलोग्राम से ज़्यादा बल होने पर वो स्ट्रिंग टूट जाती है। तो ये कौन सा आ गया, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति का क्वेश्चन आ गया है, यानी कि आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन आ गया है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे आप जानते हो, जब भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती है तो सेंटर से यहाँ पर अपन स्ट्रिंग को पकड़ते हैं। तो जब ये पॉइंट, ये रस्सी है आपकी, ये रस्सी, ये आपने कोई स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, यहाँ से स्टोन को बांधा हुआ है, तो सबसे पहले ये इसकी लोएस्ट पोजीशन पर आएगी, फिर ये कहाँ जाएगी, अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगी। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन होती रहेगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होती रहेगी। टेंशन जो लगता है वो सेंटर की तरफ होता है, आपको पता है। ये इसका लोएस्ट पोजीशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन की, और ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन है Q। तो Q हाईएस्ट पोजीशन होती है और P लोएस्ट पोजीशन होती है। लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता है, TP जो होता है, नीचे जो टेंशन होता है ना, वो कितना होता है आपको पता है। आपको जो टेंशन हम निकालते हैं लोएस्ट पोजीशन पे, वो 6 mg के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 6 mg के बराबर होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको तरीका बता दूंगा जब भी मैं आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझाऊंगा। फॉर्मूला जो टेंशन का होता है, टीपी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, m
Vp² अपॉन में R प्लस mg। mg तो फोर्स होता है ना, इसलिए तो mv² अपॉन में R प्लस mg। यहाँ पर वेलोसिटी p पर यूज़ करनी है। लोएस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, √5gr होती है एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन पे। तो यहाँ पर आप पुटअप कर दोगे वैल्यू, तो यहाँ पर टेंशन जो लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन है वो कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 6 mg के आसपास का, 6 mg के करीब, यानी 6 mg ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन है वो 6 mg है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे पूछा है निम्नतम बिंदु पर तनाव बल क्या होगा। तो तनाव बल निम्नतम बिंदु पर 6 mg का फॉर्मूला लगा दो। तो TP लोएस्ट पोजीशन है, यहाँ पर तनाव बल निकालना है 6 × m कितना है आपका 0.4 और g आपका 10 है। कैलकुलेट कर लो, TP कितना आ गया 24 न्यूटन, 24 न्यूटन, 6 4 24 और 2.4 होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24 न्यूटन करीब, इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, वैसे ये सर्कुलर मोशन जो है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हम इसको लॉज ऑफ मोशन पे पढ़ेंगे। ओके, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति की हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी इतना याद रखिए कि लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होता है वो कितना होता है 6 mg होता है। और अगर आपसे मान लो हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन पूछता तो आप क्या करते, mv² अपॉन में R में से -5 mg कर लेते। कितना कर लेते, -5 mg कर लेते, तो आपका हाईएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन आ जाता, यानी जो Q पोजीशन पे जो टेंशन होता है वो आपका आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बॉल इज थ्रोन, ये आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया, 13 क्वेश्चन है ना। ओके, यस, ये 14 क्वेश्चन है आपका। टू ट्रेन्स A and B ऑफ लेंथ 400 मीटर ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड in the same direction with A ahead of B. Driver of B accelerate at 1 meter per second square in order to overtake. If after 50 seconds the guard of B just brushes past driver of A, what was original distance between drivers of the train? दो रेलगाड़ी आपको दे रखी हैं A व B, दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और गाड़ी A B से आगे है। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से इसे त्वरित करता है, तो 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है। तो दोनों के बीच आरंभिक दूरी कितनी थी, यानी इनिशियल डिस्टेंस आपको, ओरिजिनल डिस्टेंस आपको निकालनी, वास्तविक दूरी होगा, इसमें हिंदी में थोड़ा गलत लिखा है, आरंभिक दूरी नहीं, वास्तविक डिस्टेंस, ओरिजिनल डिस्टेंस आपको निकालनी है। ओके, तो ओरिजिनल डिस्टेंस निकालनी है, व्हाट वाज ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर्स ऑफ द ट्रेन। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। देखिए क्या है कि भाई जो ड्राइवर है, जो ट्रेन है, उसको ओवरटेक करना है। ए ट्रेन है और बी जो है वो उसको ओवरटेक करेगी। तो ओवरटेक करने के लिए, और आपको क्या कह रहा है ये कि भाई प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है, तो दोनों गाड़ियाँ ए और बी 400 मीटर लंबी हैं। बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है तो उसको 400 तो अपनी खुद की तो 400 कंप्लीट करनी है, साथ में उस गाड़ी बी की भी 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। तो कुल मिला के बी वाले ड्राइवर को, ट्रेन बी के ड्राइवर को 800 मीटर की डिस्टेंस टोटल कवर करनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि उसकी जो इनिशियल डिस्टेंस थी वो निकालनी है। तो इनिशियल डिस्टेंस तो एस होती है, ठीक है। ये ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन आपकी है, ये ट्रेन बी थी, ये ट्रेन ए है, ठीक है। तो बी को जब बी अगर ए को ओवरटेक करना चाहती है तो बी को सबसे पहले खुद की जो डिस्टेंस है 400 वो कवर करनी है। साथ ही साथ इसको, जैसे मान लो ये इनिशियल डिस्टेंस इसकी बीच में कितनी थी, पहले एस थी, ये इसकी डिस्टेंस एस थी, या ये मान सकता हूँ कि अपन थोड़ा सा इसको दूर मानते हैं। जैसे मान लो ये ए है आपकी और ये बी है, इसकी इनिशियल डिस्टेंस एस है। तो बी अगर ए को ओवरटेक करेगी तो बी को सबसे पहले खुद की जो 400 मीटर की डिस्टेंस है उसको कवर करते हुए ए की 400 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना होगा और फिर उससे आगे निकलना होगा। तो जब वो आगे निकल जाएगी, बी और ए पीछे रह जाएगी, बी आगे निकल जाएगी, तो उनके बीच की डिस्टेंस हम एस मान लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ एस या एस डैश मान लेंगे। तो इनिशियल डिस्टेंस पहले एस थी, बाद में डिस्टेंस एस डैश हो जाएगी, पर यहाँ बाद की नहीं पूछी है, शुरू की पूछी है। तो शुरू में मान लेते हैं पहले एस डिस्टेंस थी
और बी अगर ए को ओवरटेक करेगी तो उसको कम से कम 800 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दो बस। तो देखिए आराम से इसका आंसर आ जाएगा। यू कितना है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 मानेंगे ना, तो प्लस हाफ ए, एक्सेलरेशन 1 है, और टाइम कितना लग रहा है, 50 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो ये 50 का स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए टाइम दे रखा है ना आपको 50 सेकंड का, तो s प्लस 800 इक्वल्स टू कितना आ गया, देख लीजिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। तो ये आ गया अप्रॉक्सीमेटली 50 का स्क्वायर 250 होगा आपका, और अपॉन में यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, ठीक है। 2500 है तो 1250 आ जाएगा, 1250, और s इक्वल्स टू हम निकाल लेंगे तो 1250 में से 800 को माइनस कर दो बस, तो s कितना आ जाएगा आपका 450 मीटर, ठीक है। तो 450 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये भी आपका मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ रेंज ही निकालनी है। एक गेंद 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षितिज से 45 डिग्री के कोण पर फेंकी जाती है, तो गेंद की परास आपको निकालनी है, रेंज कैलकुलेट करनी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, रेंज का फॉर्मूला लगा दो बस, u स्क्वायर साइन 2θ/g, और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करिएगा। आज 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए पार्ट ए में। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके अगले नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे, तो इस पार्ट की अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं उसको आप दोबारा से करिएगा, उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा। सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से हाथ से निकाल के देखिएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अब मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।